सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा पोर्टब्लेयर में अभिनंदन और साहित्यिक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जनाब मोहम्मद हाशिम जाटवेद मुख्य अतिथि थे। आचार्य शुद्धानंद सरस्वती कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अन्य लोगों ने भी दीप जलाए। संस्था के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए अपनी बात रखी। एक समय था जब कोई छोटी छोटी चीज़ पोर्टब्लेयर में भी मिलना मुश्किल होती थी। उस वक्त से आप जो है और आपके सीनियर्स जो हैं पूर्वज, वो उन द्वीपों में सामान, ज़रूरत का सामान पहुंचाने के लिए उन्होंने पहल की। साथ ही साथ जो वहाँ की पैदावार होती थी उसको किस तरह से जो है बाज़ार मिल सके, तो ये बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। और उसके साथ ही साथ आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एक लीडिंग बिजनेसमैन हैं, और समाज के हर अच्छे काम के साथ जो भी एक कोई अभियान होता है आप जुड़े रहे हैं। और ख़ास करके स्पोर्ट्स के फील्ड में आपका जो योगदान है वो अमूल्य है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने का। ये वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जड़ और चेतना में, जड़ और चेतन में, सजीव और निर्जीव में चेतना का ही फर्क होता है। और चेतना जो होती है वो आदमी को सही दिशा दिखाती है, और चेतना को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक गुरु जो है उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। और वैसे ही हमारे बीच उपस्थित हैं पूजनीय स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी, जो आध्यात्मिक गुरु तो हैं ही, साथ ही साथ आप भी जो है समाज के हर वर्ग को जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, आप जो है उनके उत्थान के लिए कि हम एक इंसान के नाते, एक मनुष्य के नाते क्या सोच सकते हैं और किस तरह से हम हर एक व्यक्ति को अपना समझें, हर एक व्यक्ति में अपने आराध्य का प्रतिरूप देखें। कई बार मैं स्वामी जी को सुन चुका हूँ। आज स्वामी जी आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी का। हमारे बीच उपस्थित हैं सुश्री जोहरा बानो। इनका स्वागत करने से पहले मैं स्वागत करूंगा इनके पिता श्री हनीफा जी का और इनकी माता जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी परवरिश इन द्वीपों की बेटी को, अपनी बेटी को दी है। और जहाँ तक हनीफा जी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि मैं जब सर्विस में था तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और हनीफा जी का परिचय यही है कि अगर सिंप्लिसिटी और दूसरों की मदद करने की और चेहरे पे एक मुस्कुराहट वाली बात अगर किसी व्यक्तित्व में है तो हनीफा जी में है, और आज भी बरकरार है। तो बहुत बहुत स्वागत हनीफा जी का और इनकी श्रीमती जी का। और अब मैं स्वागत करता हूँ सुश्री जोहरा का। आपने सफलता हासिल की है, आपकी व्यक्तिगत सफलता तो है ही, लेकिन आपने और भी कई चीज़ें जो हैं वो इसके साथ की हैं। पहला कि द्वीपों में अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें सुविधा नहीं मिलती, यहाँ माहौल नहीं है, यहाँ ये कमी है, यहाँ वो कमी है। तो आपने उन सारे मिथ्स को तोड़ा है, नंबर एक। नंबर दो, यू हैव बिकम ए रोल मॉडल फॉर ऑल द यंग एस्पायरेंट्स। और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, कि जिस कैडर में आप गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैडर है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्विसेज, सबसे ऊंची सर्विसेज में से आता है, और देश के लिए नीतियां बनाते हुए और उनको कार्यान्वित करते हुए, डिसीजन मेकिंग एज वेल एज एग्जीक्यूशन, इनमें आपका बहुत बड़ा जो है रोल रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आप चाहे पोस्टिंग कहीं भी मिले तो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगी वहीं से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जो है बहुत कुछ करने का, अच्छा करने का प्रयास करती रहेंगी। इसके साथ ही मैं स्वागत करता हूँ इलियास अहमद खान सर का। और आप
शायर भी हैं, जाने माने शायर हैं। आपका इसका यहाँ की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत सर। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ अपने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का, जिनकी मेहनत से हम आज के कार्यक्रम को जो है छोटे से रूप में ही सही लेकिन करने में सक्षम हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ और भी जो मेहमान आए हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ मिस्टर आर.पी. शर्मा हैं, जो कि अंडमान निकोबार के इतिहास पे पुस्तक लिखी है, तो उनका भी स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर गोविंद राम जी हैं, उनका भी स्वागत है। यानी कि हर एक का स्वागत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सर ने बिल्कुल सही कहा है कि ज़ोहरा बानो के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी परवरिश दी है और उसे प्रोत्साहित किया है कि वो जो करना चाहती है वो करे। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से साकार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने जो नहीं किया वो बच्चे करें, लेकिन यहाँ ज़ोहरा जी को प्रोत्साहन मिला है कि उन्हें जो करना है वो करें। पूरी स्वतंत्रता उन्हें मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। सभी पेरेंट्स के लिए भी ये एक मिसाल है। मैं तो कहूँगी कि सभी पेरेंट्स को भी इनसे सीख लेनी चाहिए और अपने बच्चों को वैसे ही फ्रीडम, वो जो करना चाहते हैं उनके सपनों को पंख दे और उसे प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे मुख्य अतिथि एवं सम्माननीय अतिथि का हम शॉल भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं हमारे मुख्य अतिथि को शॉल भेंट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष चेतना श्री भानु प्रताप यादव जी को। दक्षिण अंडमान जिले की निवासी कुमारी ज़ोहरा बानो, पुत्री श्री मोहम्मद हनीफा व श्रीमती फातिमा बीबी ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा पास की है। उम्मत पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली होनहार कुमारी ज़ोहरा बानो ने ये सफलता प्राप्त कर अपने माता पिता और स्कूल के साथ साथ पूरे द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। चेतना परिवार बधाई देते हुए कामना करता है कि ज़ोहरा बानो अपनी सेवा के दौरान सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता से उपलब्धियों की नित नई ऊंचाइयां हासिल करती रहें। अब ये सम्मान पत्र स्वामी शुद्धानंद जी को भेंट की जाएगी, जिनके कर कमलों से ज़ोहरा बानो जी को ये भेंट की जाएंगी। जोरदार तालियों से हम इस पल का स्वागत करें। ये क्षण ऐतिहासिक है हम सब के लिए और ज़ोहरा जी के लिए भी। प्रिंसिपल्स, टीचर्स, कई अलग अलग कवि है ना, मीडिया से जुड़े सदस्य हैं, अलग अलग जो फील्ड से जुड़े हैं, वो सभी के लिए प्रेरणा है और हमें गौरवान्वित करते हैं। तो आज इस मंच पर हम एक पुस्तक का विमोचन भी करने वाले हैं। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री शर्मा जी द्वारा लिखी पुस्तक अंडमान में जापान सैन्य राज, इस पुस्तक का हमारे मुख्य अतिथि स्वामी जी और शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। भानु प्रताप जी, दीप जी, आप सभी मंच पर आ जाएं। खान साहब, अंडमान में जापान सैन्य राज, चेतना परिवार के सदस्य, द्वीपों के वरिष्ठ पत्रकार श्री आर.पी. शर्मा द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन द्वीपों के इतिहास को जानना द्वीपवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा द्वीप
जहां प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहीं हमारा इतिहास पूरे विश्व में एक मिसाल है। तो इस पुस्तक के माध्यम से अवश्य ही हमारे द्वीपवासी, विशेष रूप से हमारे युवा, हमारे द्वीपों के इतिहास को जानेंगे और पढ़ने की रुचि भी उनमें जागृत होगी ऐसे पुस्तकों के माध्यम से। धन्यवाद सर। इस पुस्तक को लिख करके हमारे आर.पी. शर्मा जी ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बहुत कम लोग हैं जो इतिहास से जुड़े तथ्यों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में कुछ जो हमने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने कुछ विचार हमने रखे हैं, इसको देखिए और बाकी तो पुस्तक को पढ़ने के बाद पता चलेगा। अंडमान की धरती को पुण्य भूमि और सिल्वर जल को तीर्थस्थल कहा जाता है, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए क्रांति का बिगुल बुलंद करने वाले महानायकों को यहाँ लाकर ब्रिटिश हुकूमत ने यातनाएं दी, जिसमें अनेक क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1942 से लेकर के 1945 तक इन द्वीपों में जापानी सेना का कब्जा रहा और अंग्रेज यहाँ से भाग खड़े हुए थे। कहने को तो जापान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सहयोग और समर्थन दे रहा था और इन द्वीपों को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर नेताजी को राष्ट्राध्यक्ष भी घोषित किया था। नेताजी ने सबसे पहले अंडमान की ही धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, लेकिन दूसरी ओर द्वीप समूह में जापानी सैन्य शासन के दौरान यहाँ के नागरिकों पर जो अत्याचार हुए वो दिल दहला देने वाले हैं। राजेंद्र पाल शर्मा की इस पुस्तक अंडमान में जापान सैन्य राज में जापानी सेना द्वारा जासूसी के संदेह और झूठे आरोपों में यहाँ के नागरिकों को दी गई यातनाओं और नरसंहार की मर्मांतक कथा है। पुस्तक में द्वीप समूह पर जापानी सेना के कब्जे से लेकर नागरिकों पर किए गए अत्याचार और महिलाओं के साथ हुए दुराचरण का वर्णन किया गया है। यहाँ जापानी सैन्य शासन के 3 साल के दौरान जो कुछ घटित हुआ उसकी सिलसिलेवार जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। लेखक शर्मा ने उन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया है जिसकी जानकारी देशवासियों को नहीं के बराबर है। और अब मैं खालसा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल जी को आमंत्रित करती हूँ। आज बहुत ही प्यारा और ख़ास दिन है क्योंकि आज डॉक्टर दीवान सिंह जी की 128वीं वर्षगांठ हमने मनाई है। ना चाहूँ मान दुनिया में, ना चाहूँ मान दुनिया में, ना चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत माँ मैं तेरी सेवा करूं। बिस्मिल खान जी की ये कवि जो पंक्तियां हैं ये डॉक्टर दीवान सिंह जी के जीवन को स्पष्ट रूप से कथित करती हैं। डॉक्टर दीवान सिंह जी, उनका असली नाम था दीवान सिंह ढिल्लों जी, ये अंडमान के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नायकों में से एक थे। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि डॉक्टर दीवान सिंह जी का असली स्वरूप क्या था। दीवान सिंह जी गलोतियाँ जो खुर्द है, तहसील दासका, जिला सियालकोट जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे 22 मई 1897 में पैदा हुए थे। उनके जो माताजी और पिताजी थे उनका स्वर्गवास उनकी बहुत छोटी आयु में ही हो गया था, तो इसलिए उनका लालन पालन उनके चाचा जी और उनकी दादी ने किया था। लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होनहार थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी स्कॉटिश मिशन स्कूल से एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही ग्रेजुएटेड एज अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। उसके बाद वो ब्रिटिश आर्मी में तैनात हुए थे एंड ही वाज फर्स्ट पोस्टेड एट लाहौर। लाहौर के बाद उनको डकशाई शिमला में पोस्ट कर दिया गया था। लेकिन उस समय जब महात्मा गांधी जी या बड़े अधिकारी जो थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी आवाज़ को सुनकर डॉक्टर दीवान सिंह जी भी प्रेरित हुए कि नहीं, हमको ब्रिटिशर्स को यहाँ से हिंदुस्तान से दूर करना है। When he started fighting for the Indian independence, being the doctor serving in the British authority,
ही वॉज सेंटेंस टू अ जेल ऑल्सो। लेकिन लोग इनको इतना ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि ये बहुत ही सरल व्यक्तित्व रखते थे। जो लोगों का इतना प्यार था इनके साथ में भी कोई गवाही देने नहीं पहुंचा, तो इनको इसलिए वहाँ से रिहा कर दिया गया था। लेकिन ये बिल्कुल थके नहीं, टूटे नहीं, इनको बल्कि और प्रबल बल मिला कि मुझे नहीं इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना है। तो वहाँ से इनको पनिशमेंट के लिए बर्मा भेजा गया था। और अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ, मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ ये गुरबाणी का भी प्रचार करते थे, गुरबाणी कीर्तन बहुत ज़्यादा करते थे। सो एज अ फाइनल पनिशमेंट ब्रिटिशर्स सेंट हिम टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आप सब जानते हैं कि उस समय इसको काला पानी क्यों कहा जाता था। काला पानी की जो सज़ा थी वो अत्यंत ही दुखदायी होती थी, लेकिन फिर भी इनका जो मनोबल था वो नहीं टूटा। And then when Japanese they occupied Andaman Nicobar Islands territory, he was tried to be fixed into a spy case. Britishers used to think ये Japanese के spy हैं, and Japanese को लगता था कि शायद ये Britishers के spy हैं। और आप सब जानते हैं कि जब Second World War start हुआ था, so Britishers had left this place, and when the Japanese started ruling, at that time Japanese people wanted that he should help them. इसी बीच में क्या हुआ था कि जो पुलिस गुरुद्वारा आप देखते हैं, पुलिस गुरुद्वारा में आम लोगों को और कैदियों को जाने की उनके परिवारों को इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ऐसा कैसे किसी गुरुद्वारा में हम नहीं जा सकते हैं, जो कैदी हैं उनकी फैमिलीज नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने दूसरे गुरुद्वारे का निर्माण किया, उसको नया गुरुद्वारा कहा जाता था। ये जो नया गुरुद्वारा है वो आज के टाइम में इकलौता ऐसा गुरुद्वारा है इस संसार में जो किसी एक सिख इंसान के ऊपर है। नहीं तो अब गुरुद्वारे जितने देखते हैं वो हमारे संतों के ऊपर है, हमारे गुरुओं के नाम से है। तो आप सोच के देखिए कैसे वीर सपूत थे, इनको कितना लोगों का आशीर्वाद था, परमात्मा का कितना आशीर्वाद था कि एक ही साल में ये नया गुरुद्वारा बन के तैयार हो गया। कैदियों ने मिलकर ही किया, और डॉक्टर साहब सभी लोगों को बहुत प्यार करते थे। तो ये जो इनकी जो फर्स्ट कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर दीवान सिंह जी द्वारा, उसमें सभी लोग, सभी जातियों के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। सो डॉक्टर दीवान सिंह जी के नाम से इस गुरुद्वारे का नाम डॉक्टर दीवान सिंह रखा गया है। एंड मैं चाहती हूँ, बट बहुत दुख लगता है, मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि 14 जनवरी को 1944 में 82 डेज के इंटेंस टॉर्चर के बाद में विंग नंबर 6 में डॉक्टर साहब ने अपने प्राण त्यागे थे। अगर आप वो 82 डेज का उनका इंटेंस टॉर्चर देखेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे, आपकी आत्मा को ज़रूर दुख पहुंचेगा कि आज की जो हम स्वतंत्रता की आज़ादी में, आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, उनके लिए वो कितना कठिन रहा होगा। और अगर हम ऐसे शहीदों को याद ना करें तो अत्यंत और दुखी बना देता है हमारी आत्मा को। सो हमें चाहिए कि एटलीस्ट पीपल शुड कम फॉरवर्ड, ट्राई टू वर्क फॉर डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा। अभी हमने उसका बीड़ा उठाया है कि गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह जी को जो है हम नेशनल हेरिटेज इंपॉर्टेंस दिलवाएं, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज द फ्रीडम फाइटर इन 1984, एंड वी आर ऑल्सो कमिटेड दैट ही शुड ऑल्सो बी गिवन सम नेशनल ऑनर पोस्ट्यूमसली। एंड मैं फिर से कमेटी की ओर से शर्मा सर को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी पुस्तक में एटलीस्ट डॉक्टर दीवान सिंह जी का एक ऐसा चैप्टर लिखा है जो आने वाली पीढ़ी को ज़रूर जागृत करेगा। अंत में मैं एक कविता के माध्यम से अपनी इस वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। वीर जवानों की शहादत की गूंज पूरे देश में जब गूंज रही थी, भारत माँ की आज़ादी की खातिर ना जाने कितने भेष उन्होंने धारण किए थे। इस सरजमीन की जो आत्मा थी वो लहान हो रही थी, बादलों तक में लाली थी, पूरा स्थान आज़ादी की आवाज़ों से गूंज रहा था। इन वीर शहीदों के बलिदान से हर किसी की आंखें भर आई थी, जब देश की खातिर बहुमूल्य जिंदगियां हमने खो दी थीं। वे कल भी थे दोस्तों, आज भी हैं, उनका अस्तित्व अमर रहेगा। कल भी बलिदान होते थे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। उनकी शहादत को सलाम, उनके जज्बे को देखकर आप सिर झुकाइए। वीर जवानों की शहादत आज भी जिंदा है, बरभुगत हमारा देश रहा है। यही वो बातें थी जो डॉक्टर दीवान सिंह जी की आत्मा को हमेशा झकझोरती रहती थी कि मुझे द्वीपवासियों के लिए कुछ तो करना है। इसीलिए उन्होंने जो 82 दिन का टॉर्चर था वो अत्यंत हृदय रख के ही सहा होगा,
एंड उनका एक बहुत ही प्यारा पंजाबी में कोट है, हक नू सदा फांसी, हक नू सदा फांसी, सच नू सदा सूली, सूली ते जो झुलन दा स्वाद है वो फुल्लां ते नहीं है, मरण विच जो रस है वो मारन विच नहीं है, मरण विच जो रस है वो मारन विच नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब द्वीप प्रशासन के आदिवासी विभाग से सेवानिवृत्त निर्देशक श्री गोविंद राम जी को 23 मार्च 1942 को जापानियों ने यहाँ कब्जा किया। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में था। ये नेताजी की मंशा और उनका प्रयास, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी पे लुटा दिया देश की आज़ादी के लिए, वो सही थी। लेकिन शायद जापानीज इंपीरियल आर्मी के साथ आज़ाद हिंद फौज का संतुलन बराबर का नहीं था। ये मैंने जितना अध्ययन किया है ये मैं मानता हूँ। जापानियों ने जब यहाँ 23 मार्च 1942 को कब्जा किया, उनकी पहली टुकड़ी अबरडीन पे आई, दूसरी कार्बाइन स्कोप पे और तीसरी रंगाचांग पे। यहाँ पे उतरते ही उन्होंने तत्कालीन अंग्रेज मुख्यायुक्त सी वाटरफॉल्स, डिप्टी कमिश्नर एजी बर्ड और उनके साथ कुछ 4-5 यूरेशियन अधिकारियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कब्जे के दूसरे दिन ही जापानी क्रूरता का तांडव देखने में आया, जब कुछ जापानी सैनिक मुर्गियां पकड़ने के प्रयास में अबरडीन में एक मकान में घुस गए। महिलाओं में कुछ उनकी इस अभद्रता से चीख पुकार मची और नासमझ नौजवान जुल्फिकार उर्फ सनी ने एयरगन से उस सैनिक पे फायर कर दिया। सैनिक था वो बच गया, वैसे भी एयरगन से कोई मरता नहीं। लेकिन कुछ ही देर में एक बड़ी टुकड़ी वहाँ आकर के उन्होंने उस पूरे इलाके को घेर लिया। दिन भर की गुफ्तगू जो चलती रही, शाम को जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि उसे हमें सौंपा जाए, अन्यथा कल हम पूरे इलाके में आग लगा देंगे। उसके अगले दिन जब उस मासूम नौजवान को जापानियों को सौंपा गया, तो जिस बर्बरता के साथ उसके शरीर से फुटबॉल खेलते हुए उसके हड्डी पसलियों को तोड़ते हुए और अंत में उसे मार दिया जापानियों ने, इसके पीछे भी मैं मानता हूं कि उनका मकसद था यहाँ की जनता में दहशत फैलाकर शासन करना। सिर्फ उस नौजवान की एक मामूली सी गलती नहीं। उसके बाद जापानियों ने सभा बुलाकर लोगों को अपनी मित्रता का संदेश दिया। अपनी मित्रता का संदेश देने के लिए उन्होंने सेलुलर जेल के दरवाजे खोल दिए थे। नतीजतन जो कैदी थे, खूंखार कैदी खास तौर से, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कैदी ना के बराबर रह गए थे, वो कैदी ग्रामीण इलाकों में लूटपाट मचाने लगे और डॉलीगंज गांव के एक नौजवान रामलोचन ने बंदूक की फायर से 4 लोगों का कत्ल कर दिया था। और चूंकि उनका देह भी नहीं मिला था, शव भी नहीं मिला था, इसलिए कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। और कुछ ही 1-2 दिनों में जापानियों ने फिर कैदियों को अंदर कर दिया। लेकिन ये एक बहुत गलत था। और क्यों ऐसा किया था, ये मैं कहानी थोड़ा सा यहाँ देना चाहूँगा। जब वो नौजवान, उसके साथ हरि किशन जी, काफ़ी लोग जानते होंगे, गोलघर वहाने पे उनका मकान था, और अल्लाह बख्श, ये तीनों स्वर्गवासी हो चुके हैं। ये आए थे जापानी कैसे लैंड करता, ये देख करके जाते समय पहाड़ गांव में इनको लूट लिया था जापानियों ने। और जो बात वो कर रहे थे कि सुना आज शाम को तो डॉलीगंज गांव चलना है, सुना है बड़ी सोनी सोनी तिरियण है, तिरियण ने लूटना है। सोचिए कितना गलत हो जाता अगर उस दिन ऐसा होता। तो ये जो लोकल बॉन्स कम्युनिटी के, डॉलीगंज के ही नहीं, पूरे लोकल बॉन्स कम्युनिटी के लोग शायद सर उठा के कभी नहीं चल पाते। खैर, जापानियों ने पीस कमेटी का गठन किया, जो कि मात्र एक कागजी कार्रवाई थी, क्योंकि जापानी फौज के अधीन थी वो। और अंत में मई के अंत तक उसको भी बर्खास्त कर दिया गया।
अभी लोग सनी वाला कांड भूल भी नहीं पाए थे कि 30 अप्रैल 1942 को तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के डिप्टी कमिश्नर एजी बर्ड को उसी ब्राउनिंग क्लब के मैदान में लोगों को बुलाकर उनके सामने जिस बर्बरता से मारा गया और अंत में गर्दन काट दिया गया उनका, ये भी लोगों को डरा कर, दहशत फैलाकर शासन करने का एक संदेश था। जापानियों ने पोर्ट ब्लेयर की हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू किया और उस समय पर्याप्त कैदी सेलुलर जेल में नहीं थे, अतः यहाँ के स्थानीय निवासी जो कि सजा काट चुके थे और जो कुछ लोकल बॉन्स थे, हर तबके से, चाहे वो नौकरी पेशा रहे हो, चाहे कृषक रहे हो, चाहे व्यवसायी रहे हो, उन सबको जबरन उसमें काम में लगाया गया। और काम भी साधारण नहीं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे उनसे काम कराया जाता था, जिसके वे अभ्यस्त भी नहीं थे। ऊपर से खाने की किल्लत, बीमार पड़ने पर दवा की किल्लत, और सबसे बुरी बात कि काम में थोड़ी सी कोताही, कोई जरा सा आराम कर ले तो उसको बुरी तरह से पीटना। ये जापानी बर्बरता का पहला उदाहरण था, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि कम से कम समय में हवाई पट्टी का निर्माण पूरा किया जाए, और उन्होंने कर भी लिया हमारे लोगों की जान की कीमत पे। यहां जापानी बर्बरता का एक मुख्य कारण था कि यहां से जापानियों की गतिविधियों की सटीक जानकारी अलाइड फोर्सेस को वायरलेस नेटवर्क से जाती थी। जापानी ये तो इंटरसेप्ट कर लेते थे कि यहां से वायरलेस पे मैसेज जा रहा है, लेकिन वो कभी नहीं पता लगा पाए कि वो कहां से जा रहा है और ये कौन कर रहा है। उसका परिणाम ये था कि यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों, जो लोग खासतौर से अंग्रेजी जानते थे, पढ़े लिखे थे, उन पे शक किया जाने लगा। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इवैक्यूएशन से के समय अंग्रेज़ों ने एक एडहॉक अरेंजमेंट किया था प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। दरमियाने दर्जे के पदों पे काम कर रहे कुछ पढ़े लिखे नागरिकों को उच्च पदों पे, जैसे डिप्टी कमिश्नर, सप्लाई ऑफिसर, रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त कर दिया था। जापानियों ने इस व्यवस्था को थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ बरकरार रखा, उपयोग में रखा, और एक बड़ा बुरा हुआ कि उन्होंने एक अपॉइंटमेंट किया इंटेलिजेंस ऑफिसर का, और उस पर पुष्कर बागची नाम के एक कैदी का अपॉइंटमेंट अंडमान वासियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि उस इंसान की चुगली पे, उसके मशवरे पे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, यातना दी गई, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। जापानियों की खींच बढ़ती जा रही थी। उसकी मुख्य वजह थी कि अलाइड नेवी एक्यूरेट बॉम्बिंग करके जापानियों के जहाज डुबा रहे थे, और यहाँ रसद की कमी होती जा रही थी, क्योंकि रसद के मामले में, राशन के मामले में अंडमान निकोबार कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़ी सुविधाजनक रूप से मुख्य भूमि से राशन आता था, और जो आज़ाद बस्तियां यहाँ बसी थी, लोग खुशहाल थे। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ भूखमरी की नौबत आ गई। लोगों ने भूसे की रोटी, अरबी का साग पे अपना जीवन यापन किया। कुछ लोगों को, सबको शायद नहीं, कुछ लोगों को तो बोरे की टाट से अपना तन ढांपना पड़ा, फिर भी लोग चलते रहे। लेकिन जापानियों की खींच लगातार बढ़ती जा रही थी। जापानियों ने यहाँ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की शाखाओं का भी गठन किया, लेकिन वे भी केवल पेपर पे रहे, क्योंकि जापानी फौज के अधीन होने के नाते वो कुछ विशेष नहीं कर पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामाकृष्ण जी ने देश आज़ाद होने के बाद अपनी किताब में खुद ये लिखा है। रामाकृष्ण जी, डॉक्टर दीवान सिंह, ऐसे प्रबुद्ध लोग उसके सदस्य थे, और काफ़ी नौजवान आईएनए में शामिल हुए थे। उनमें से एक नौजवान जॉन लोबो साहब मेरे घनिष्ठ मित्र रहे, वे बड़ी कहानियाँ बताया करते थे उस दौर के।
उन दोनों संस्थाओं का भी कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई औजार हथियार बंदूकें तो थी नहीं, और जापानियों ने अपनी बंदूकें उनके प्रैक्टिस के लिए देने से मना कर दिया। जापानियों की खीज इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से उन्होंने ये शक करना शुरू किया कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो है वो अंग्रेजों की जासूसी करते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि डेनिस मैकार्थी नामक एक अंग्रेज, जो यहाँ पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर काम कर चुका था, और जब अंग्रेजों ने इवाक्यूएशन किया उस समय वो रायबरेली में तैनात था, अंग्रेजों ने उससे संपर्क किया और उसे एक पूरी टीम बना करके, बाकी लोगों का नाम मैं नहीं यहाँ कहना चाहूँगा, हालांकि मेरे पास है समय की कमी, तो वो यहाँ आ गए। यहाँ पनडुब्बी से आकर के वो जंगल में छुप गए। यहाँ के जो जनजातीय चीफ थे लोका, उसको उन्होंने अपने विश्वास में ले लिया और सटीक जानकारी उनको उपलब्ध होती थी और वो वायरलेस से वो जानकारी भेजा करते थे। उनके नाम पर आज भी कदमतला के नज़दीक एक जगह है मैकार्थी वैली, उनका नाम था डेनिस मैकार्थी। 2 राउंड स्पाई केसेस के हुए और दोनों राउंड्स में बेगुनाह सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया। पहला स्पाई केस की शुरुआत हुई अगस्त 1942 में, जो कि 42 के अंत तक जाते जाते थोड़ी थमी, लेकिन 7 ऐसे लोग जिन्हें अच्छे पदों पर अंग्रेज तैनात कर गए थे, उनको डिग्नाबाद के मरीन हिल में गोलियों से मार दिया गया। आज उनकी याद में वहाँ एक स्मारक है, हम सब ने शायद उसको के दर्शन किए हैं। डॉक्टर दीवान सिंह को दूसरे स्पाई केस के समय अरेस्ट किया गया 23 अक्टूबर 1943 को और जेल में डाल दिया गया, और अंततः 14 जनवरी 1944 को उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ दूसरे स्पाई केस की गिरफ्तारियों के समय बड़ी शर्मनाक एक और घटना घटी कि जापानियों ने पहले स्पाई केस के समय केवल जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था उनको यातना दी जाती थी, लेकिन दूसरे स्पाई केस में जिन लोगों को गिरफ्तार करके सेलुलर जेल में डाला जाता था, उनकी घर की महिलाओं को, पत्नियों को ला करके उनके सामने उनको नग्न किया जाता था ताकि बंदा टूटे। और बंदा टूटे क्यों? वो ये स्वीकार कर ले कि उसने जासूसी की है, जबकि बंदे को ये पता ही नहीं होता था कि उसने कब, किसकी और कहां जासूसी की है। इस तरह से हजारों लोगों को यातनाएं दी गई, सैकड़ों की जाने गई। और डॉक्टर दीवान सिंह के साथ साथ एक और नाम उल्लेखनीय मैं समझता हूँ, वो ऐसा जमाना था कि रंगून बोर्ड से 7वीं पास कर लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस जमाने में पहले ग्रेजुएट थे मास्टर मोतीराम, वो भी उस यातना में मारे गए थे। इस बीच नेताजी दिसंबर 1943 के 29 तारीख को अंडमान आए। उनको हवाई पट्टी से सीधा रॉस आइलैंड ले जाया गया। नाम था सुरक्षा कारण का, लेकिन असली हकीकत ये थी कि वो यहाँ के निवासियों से ना मिल सके और यहाँ की हकीकत ना जान सके। प्रयासों के बाद तय हुआ कि अगले दिन ब्राउनिंग क्लब, जो कि लोकल बॉर्न एसोसिएशन का हॉल हुआ करता था, जो अभी नेताजी हॉल के नाम से जाना जाता है बाद में, तो वहाँ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के लोगों के साथ नेताजी की बातचीत होगी। लेकिन जापानी इतने शरीफ थे कि सुबह 5 बजे से ही आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोगों को लाके उस हॉल को इस कदर भर दिया कि जब 8 बजे नेताजी आए तो उसके साथ कोई विचार विमर्श संभव ही नहीं था। नेताजी ने एक भीड़ को संबोधित किया। हाँ, एक बात उल्लेखनीय है, जो कुछ साहित्य में मैंने पढ़ा है कि यहाँ के लोगों में स्वाधीनता की लड़ाई के लिए कोई वो नहीं था, वो गलत है। अगर नहीं होता तो यहाँ के लगभग हर सक्षम परिवार से अपने जेवर नेताजी के सुपुर्द नहीं किए गए होते स्वाधीनता की लड़ाई में अपना योगदान देते हुए। लोगों ने किया था। और दूसरी बात, नेताजी के उस दौरे के तुरंत बाद ही ब्राउनिंग क्लब का नाम बदलकर नेताजी हॉल कर दिया गया था। ये दोनों चीजें साबित करती है
कि अंडमान में जो उस समय जो समाज था उनके मन में भी अपने स्वाधीनता के प्रति जागरूकता थी, लड़ाई थी। यह है कि इस छोटे से जजीरे में होते हुए वे कुछ नहीं कर पा रहे थे, और ख़ास तौर से जापानी शासन के तहत। नेताजी ने 30 दिसंबर को यहाँ झंडा फहराया, वो एक ऐतिहासिक बात है। लेकिन नेताजी के यहाँ रहते हुए भी जितने लोग जेल में थे, डॉक्टर दीवान सिंह जी उनमें से एक थे, नेताजी को कानो कान इस बात की खबर नहीं लगने दी गई। और 30 जनवरी 1944, 30 जनवरी का बड़ा ऐतिहासिक महत्व अंडमान के संदर्भ में है। 30 जनवरी 1943 को 7 लोगों को मारा गया था जो मरीन हिल के पास, और 30 जनवरी 1944 को 44 लोगों को ट्रकों में भर के हम्फ्रीगंज ले जाकर के पहले से बनाए गए एल शेप के एक कब्र में लाइन से खड़ा करके गोलियां मार दी गई थी, और उसी कब्र में उनका कॉमन संस्कार कर दिया गया था, दफना दिया गया था। बर्बरता की एक अंतिम पहलू ये है कि जब राशन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो जापानियों ने सोचा कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को ही कम कर दिया जाए तो सप्लाई पूरी हो जाएगी, और इसके चलते 2 राउंड के जो राउंड अप्स किए गए, ये शायद विश्व भर में बर्बरता की एक मिसाल है। पहला राउंड अप उन्होंने किया जिसमें सैकड़ों लोगों को जहाज में भर के हैवलॉक द्वीप के करीब गहरे पानी में बंदूक की नोक पर गिरा दिया गया, और कोई तैर के बच ना जाए इसलिए जहाज को ऊपर से गिरा दिया गया। ऊपर वाले की रजा। तब भी 2 लोग, सौदागर और गोवर्धन, 2 नौजवान बच गए थे, जिन्होंने, सौदागर जी ने बताया कि उन्होंने मानव मांस का भी भक्षण किया अपने सर्वाइवल के लिए। बाद में 150 के करीब नरकंकाल हैवलॉक के तट से प्राप्त हुए। दूसरे दौर के राउंड अप में लोगों को ले जाके तारमुगली द्वीप के करीब समुद्र में डाला गया, जिसमें से कोई नहीं बच सका। तीसरे दौर के राउंड अप की भी तैयारी थी, लेकिन द्वीपवासियों का सौभाग्य, इस बीच 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा एटम बम डाले जाने के बाद जापान की कमर टूट गई, और 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके साथ यहाँ 9 अक्टूबर को, क्योंकि दूरी है, जापानी थल सेना और नौसेना के अधिकारियों ने ब्रिगेडियर सोलोमन के आगे अपना सरेंडर किया, और उसके साथ ही अंत हुआ वो काला दौर जिसे दिमाग तो भुलाना चाहता है लेकिन दिल भुला नहीं सकता। बात की समाप्ति करूंगा मैं अपने एक शेर से। अच्छे या बुरे गुजर ही जाते हैं दिन, सो वो बुरे दिन भी गुजर गए, पर छोड़ गए जख्मों के निशान जमी पे भी और दिलों में भी। मैं अब अंडमान में जापान सैन्य राज के लेखक श्री आर.पी. शर्मा जी को अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सही मानों में देखा जाए तो ये मेरी पुस्तक कोई पुस्तक ही नहीं, बल्कि उस जापान राज के से जुड़े हुए सत्य घटनाओं पे आधारित एक दस्तावेज है। मैंने बुजुर्गों के आंसू और उनकी दर्द और उनकी पीड़ा और उन पे हुए अत्याचारों को समेटने का छोटा सा प्रयास किया है। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक की बात यह है कि आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, जब जापानी फौज इस द्वीप पे कब्जा कर रहे तो उस समय यहाँ की आबादी 36,000 के आसपास थी। 3 साल के बाद ये आबादी घटकर 14,000 रह गए। अब सवाल उठता है कि 22,000 की आबादी के साथ में क्या हुआ होगा। इतना ही नहीं, जब सेकेंड वर्ल्ड खत्म हो चुका था तो अमेरिका ने जापान में ही एक ट्रायल चलाया था जिसको टोक्यो ट्रायल किया था, और हमारे भारत से दत्ता नाम के एक वकील भी उसमें पैरवी करे थे। उस ट्रायल में, टोक्यो ट्रायल में भी अंडमान निकोबार का जिक्र नहीं किया गया था। तो मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी इस पर अधिक से अधिक रिसर्च करे
और जानकारी हासिल करें, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इस बंगाल की खाड़ी में छोटे से द्वीप में क्या हुआ था। इसकी प्रेरणा इसीलिए मिली जब लोग भोग विलास की दौड़ती जिंदगी में सब मस्त हो गए, मतलब एकदम डूब गए थे, उन्होंने अपना इतिहास खुद दफन कर दिया। तब मुझे मजबूरन होकर आगे आना पड़ा और एक किताब का रचना करना। और अब आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि आचार्य चिन्मय मिशन स्वामी शुद्धानंद जी को मैं आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उस इतिहास से अवगत कराएं। कि अभी हमारे कितने सारे लोगों ने जो घटना का वर्णन किया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या उनका विल पावर होगा, क्या उनका समर्पण होगा, क्या उनका त्याग होगा, क्या उनका डेडिकेशन होगा कि इतने सारे कष्टों के बीच में भी उन्होंने अपने सर को नहीं झुकाया, इतना अत्याचार किया। और सही बात है कि जापानी जब 3 साल यहाँ रहे हैं उसके बारे में जानकारी कम है, अंग्रेजों के बारे में जानकारी फिर भी है, लेकिन सारे देश में लोग इतना ही जानते हैं कि नेताजी अंडमान में आए और उन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया, और इतना ही जानकारी है। जापानी ने जो अत्याचार किए उसके बारे में सारे हिंदुस्तान में जानकारी बहुत कम है, लेकिन वो जो जानकारी है वो जानकारी भी लोगों के सामने आनी चाहिए। अरे भाई, अंडमान ऐसा स्थान है, ऐसा क्षेत्र है जहां से आजादी का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1857 के बाद में सबसे पहले क्रांतिकारियों को अंडमान में लेकर के आया गया, बाकी देश में बाद में प्रारंभ हुआ, यहां से शुरू हुआ। इतनी ये वीरों की भूमि है। तो इसके लिए मेरा निवेदन ये है कि ये जो इतिहास है, इस इतिहास को हमने अपने बच्चों को बताना है। जब इतिहास को भूल जाएंगे, अंडमान का जो मूल इतिहास है उसके साथ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। जो इतिहास बना रहे सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में, सारे देश में, हम इस इतिहास को लोगों के पास लेकर के जाए। लेट द पीपुल नो कि अंडमान ने कितना सफर किया, अंडमान के लोगों ने कितना सफर किया है। और यदि हम लेकर के जाएंगे तो देशभक्ति की जो भावना है उसको हमको और ज्यादा अच्छी तरह से जगा सकते हैं। अंडमान के बहुत सारे लोगों के पास में पुराना कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, कुछ उनके पास बाकी कुछ कलेक्शन लायक चीजें होगी, तो उनको हमने कहीं एक जगह इकट्ठा करना है। नहीं तो ऐसा हो सकता है समय के साथ में वो सब खत्म हो जाएगा। कहीं नहीं कि उसको हम एक जगह इकट्ठा करें, एक उसकी आर्काइव बनाए, उसका कहीं कलेक्शन हो, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उससे प्रेरणा ले सके। मैं अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मोहम्मद हाशिम जैडबेट जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे इस अवसर पर उपस्थिति को संबोधित करें। हम पीछे कहाँ थे, कहाँ कैसे आए, क्या होता था और क्या नहीं था, हमारे आइलैंड्स के बारे में, हमारे फैमिली के बारे में, हमारे कंट्री के बारे में, उसी से हम लोग का नींव जो रहता है आगे बढ़ने का। जो जापान के टाइम में हुआ वो काफ़ी क्रूअल था। आज जापान एक अलग ही दिशा में चले गया है। कहाँ जापान था 1940s में, आज एक बड़ा पीसफुल नेशन माना जाता है। और वो वर्ल्ड वॉर 2 से जो उसने मार खाया या जो लेसन सीखा, उसने अपने पूरे डायरेक्शन को चेंज करके इकोनॉमी के ऊपर चले गया और आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है, अपने पीसफुल कंप्लीटली चेंज। सो ये भी एक सीखने वाली बात है कि हम लोग कहाँ होते हैं और कहाँ घूम सकते हैं हम लोग। आज अगर हम कैसे भी लोग हो, हमें चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सब कुछ हम लोग को सीखना चाहिए। इसके बाद इलियास अहमद खान ने उपस्थिति को संबोधित किया। 1857 के बाद जो लोग यहाँ आए हैं उनके ऊपर कहाँ किताबें हैं? जो किताबें हैं वो बाहर के लोग आए और ऐसे ही कहीं कहीं से लेकर के उन्होंने लिख दिया है। यहाँ के कहाँ लोग किताब लिखे हैं? बहुत कम किताबें लिखी गई हैं। इस हवाले से मैं एक शेर कहूँगा कि यहाँ ज़मीन शहीदों के खून से नम है, यहाँ ज़मीन शहीदों के खून से नम है, ज़रा चिराग जलाओ की रोशनी कम है। अभी और किताब लिखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। हम तो
आरती शर्मा साहब से भी कहेंगे कि आप इसके ऊपर जब काम कर रहे हैं तो आप दीप के हवाले से आप और भी काम कीजिए, अंग्रेज़ों के हवाले से भी काम कीजिए। अभी यहाँ के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा स्वामी जी ने कहा कि हमारी अपनी हिस्ट्री के बारे में हम नहीं जानते। यहाँ अंडमान के बच्चे आज के 10 साल बाद पूछेंगे कि जापानियों ने क्या किया, तो शायद बताने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अगर किताब रहेगी, किताबों के हवाले से वो लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, तो इस तरीके से काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़ोहरा बानो हमारे सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो हम ज़ोहरा के लिए जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे जो उनकी जो टीचर है, सबके विचार वो सुन ले और उसके बाद वो यहाँ पर हम उनसे सुनना चाहेंगे ताकि उसे वो इन सब से प्रेरित होकर अपने विचार यहाँ हमारे समक्ष रखे और उसकी जो सफलता है उसका राज हमसे शेयर करें। तो मैं मंच पर ज़ोहरा बानो जी को आमंत्रित करती हूँ। I'm getting emotional because this is purely a very good coincidence that has happened. Because I've been hearing all the talks that has been going on regarding the Japanese rule and invasion, because my great grandfather was killed by a Japanese regime. So this makes me immensely proud that I am standing here today as a testament that we grew up to the challenge. About the journey of UPSC, I would like to share a chapter. मैं आप लोगों के साथ अपने लाइफ का एक चैप्टर शेयर करना चाहूँगी। और जब अगर मैं अपने ऊपर कभी किताब लिखूं तो शायद ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा मेरे लाइफ का। और मैं चैप्टर की शुरुआत एक पंक्ति से करना चाहूँगी जो दुष्यंत कुमार जी के हैं। वो बोलते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं बन सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं बन सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। जब मैंने अपना ये यूपीएससी का जर्नी शुरू किया था तो मैं दूसरी ज़ोहरा थी, मैं ये ज़ोहरा थी नहीं। एक यंग ज़ोहरा थी जो बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आई थी, जिसको पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे टीचर्स ने बहुत ही प्रोटेक्टेड और प्यार से पाला था। सक्सेस मुझे हमेशा इजीली मिल जाता था, तो हार्डवर्क जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी थोड़ी कमी थी। जो कॉलेज मैं चाहती थी, जो यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ना चाहती थी, जिस जॉब को मैं एस्पायर करती थी, वो सब कुछ मुझे मिला। फिर मैंने सोचा कि मुझे ब्यूरोक्रेटिक करियर को परस्यू करना है और उस समय मुझे ये पता था कि इसको परस्यू करने के लिए सिर्फ एक यूपीएससी का एग्जाम देना होगा। पर मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि ये वर्ल्ड का सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है और इसमें सक्सेस परसेंट 0.2 है। और अगर उस वक्त कोई मुझे ये बोलता कि यूपीएससी का एग्जाम इतनी आसानी से नहीं निकलता तो शायद मैं ये मानती भी नहीं, क्योंकि मुझे लाइफ ने कभी फेलियर से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। हमेशा मैं सक्सेसफुली रहती थी। तो जब मैंने ये एग्जाम देने का सिलसिला जब मेरा शुरू हुआ तो उसके जो रिजल्ट्स थे, हमेशा मुझे पहले स्टेज में फेलियर फेलियर फेलियर, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो जब इतना फेल हुई तो जो बच्ची जिसने 100% सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ शुरू किया था और पॉजिटिविटी के साथ 100% पॉजिटिविटी के साथ जब शुरू किया था, वो सीधा गिर के 0% हो गया था। मुझे बहुत समय तक यही नहीं समझ आ रहा था कि मैं फेलियर्स को कैसे हैंडल करूं, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं था फेलियर्स को हैंडल करना। मेरा माइंड वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि मैं बार बार फेल हो रही हूँ और मैं फेलियर के आगे कुछ देख ही नहीं सकती थी, देख ही नहीं पा रही थी। उसके बाद जैसे आप सबको पता है, जब आप फेलियर्स बार बार फेस करते हो तो जो सैडनेस होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो इतने लो लेवल में होता है कि आपको लगता है कि होपलेसनेस वाली सिचुएशन होती है। आपको लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। पर इस स्टेट में रहना बहुत मुश्किल है।
और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस स्टेट में नहीं रहूंगी. आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ. आई हैव टू चेंज थिंग्स अराउंड मी. और ये मैं अकेले नहीं कर पाई. मेरे फैमिली और मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया. उन्होंने मुझे ये समझाया कि फेलियर से आप सीखो, आगे बढ़ो. तब मुझे समझ में आया दैट इज व्हेन आई कैन सी बियॉन्ड द फेलियर. तब मुझे समझ में आया कि मैं कैसे फेलियर से सीख के आगे बढ़ सकती हूँ. और ये सीखते सीखते मेरा आखिरी अटेम्प्ट आ गया था. लोगों को जनरली लगता है कि आखिरी अटेम्प्ट में प्रेशर दुगना होता है, पर मेरे लिए प्रेशर 0 हो गया था, क्योंकि मैंने जो अपने लाइफ लेसन सीखे थे उसको इम्प्लीमेंट किया. अपने सराउंडिंग और अपने माइंड जो मेंटल एक स्ट्रेंथ है वो डेवलप करा. एक वॉल बना दिया अपने अराउंड, जिसके थ्रू कोई नेगेटिविटी सीप इन नहीं हो पाए. और शायद उसमें ब्रिक्स जो ले वर्क और ब्रिक वर्क का काम मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने किया था, जिन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा, प्रोटेक्टेड रखा. और इसके साथ मैंने आखिरी अटेम्प्ट में यूपीएससी में सक्सेस हासिल करा. और जब पीडीएफ में जब मेरा रिजल्ट में नाम आया तो मेरी फैमिली बहुत खुश थी. पर अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ. नील, कोई इमोशंस नहीं थे मेरे अंदर. कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है. और मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जो पहले की जोरा थी वो ये समझती थी कि अगर मैं सक्सेसफुल हूँ लाइफ में और अगर मैं इस एग्जाम में सक्सेसफुल हूँ तो शायद मैं अपने आप को फिर से पसंद करने लगूंगी. लेकिन जब मैंने रिजल्ट के बाद अपने अंदर 1% भी खुशी नहीं महसूस करी, तब मुझे लगा कि मैं उस जोरा को पसंद नहीं करती जो सक्सेसफुल है, पर मैं अब उस जोरा को पसंद करती हूँ जिन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, जिन्हें ना सक्सेस का मोह है और ना अब फेलियर से डर लगता है. तो अब सक्सेस और फेलियर मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते. अब मेरा ये लाइफ में फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट है कि निष्काम कर्म आप करते जाइए. जो रिजल्ट होगा आप उसको एक्सेप्ट करिए और उस एक्सेप्टेंस के लिए अपने अंदर जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप करिए. जाते जाते मैं आप सभी से, स्पेशली अगर कोई युवा मुझे आगे सुने, तो मैं उनसे मेरे लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मैंने सीखे हैं वो शेयर करना चाहूंगी. और ये मैंने अपने फेलियर में सीखा है. सबसे पहला, कंट्रोल द कंट्रोलेबल. आप उन्हीं चीजों को कंट्रोल करिए जो आपके कंट्रोल में है. लीव द रेस्ट टू द गॉड, टू द यूनिवर्स. दे विल टेक केयर ऑफ इट. आप जो एग्जाम देते हो, अब अपने कंट्रोल में आपके पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, आप वो सब करिए. बाकी जो रिजल्ट आ रहा है या क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो सब कुछ छोड़ दीजिए. सेकंड, लाइफ कभी एक वेव में नहीं चलती. जैसे कि हमें पहले भी बताया गया है, नथिंग इज परमानेंट, ना फेलियर ना सक्सेस. तो दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल करिए. ना फेलियर में ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, ना सक्सेस में ज्यादा खुश. और तीसरा, बी अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल ऑफ लाइफ. जो भी चैलेंजेस आपको लाइफ थ्रो करती है आपके ऊपर, लर्न फ्रॉम दैट. तो ये तीनों लेसन्स को लेके मैं आगे भी चलूंगी और आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे अंडमान और इंडिया के लिए काम कर पाऊं.